जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। कृष्णा संडे के साथ न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। परीक्षा परिणाम खराब आने और सीसीई में फेल किए जाने को लेकर भड़के एलएलबी के छात्र छात्राएं। एसएससी महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर किया धरना प्रदर्शन। वैनगंगा नदी के जागपुर घाट में नवजात शिशु का शव श्वान के मुंह में मिलने से मचा हड़कंप। लोगों के शोर मचाने पर शव को वहीं छोड़कर भागा श्वान। शिक्षक की बेदम पिटाई से छात्र हुआ बेहोश। घटना की जानकारी पर भीड़ लगते ही मौके से फरार हुआ शिक्षक। अभिभावक और सहपाठियों ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। आदिवासी क्षेत्र में आज भी अंधविश्वास में जी रहे लोग। सांप काटने के बाद झाड़ फूंक कराते रहे परिजन। समय पर इलाज नहीं मिलने से व्यक्ति की हुई मौत। प्रजनन एवं शिशु सेवा प्रदान करने में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने 2 बीएमओ सहित 18 स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 5 बीपीएम सहित 8 शासकीय सेवकों को कारण बताओ नोटिस किया जाए। आदिवासी क्षेत्रों में अंधविश्वास के चलते आए दिन कोई न कोई घटना सामने आ ही जाती है। एक व्यक्ति को सांप ने काटा और परिजन उसे अंधविश्वास के चलते झाड़ फूंक कराने ले गए। तब तक करीब 6 से 7 घंटे बीत चुके थे जब इस व्यक्ति को बैयर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक अशोक पिता मनीराम ठाकरे 42 वर्ष, ग्राम शेरपार बैयर निवासी है। बैयर पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक ठाकरे के परिवार में पत्नी शशिकला ठाकरे 40 वर्ष और 2 बेटी और 1 बेटा है। 15 जनवरी को अशोक ठाकरे अपने घर में अकेला था। पत्नी और बच्चे ग्राम टिंगीपुर गए हुए थे। बताया गया कि 11 बजे करीब अशोक ठाकरे जब घर में था तब उसके घर के सामने बच्चे चिल्ला रहे थे और वहां रोड किनारे बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। अशोक ठाकरे ने जाकर देखा तो वह एक काला सांप रोड किनारे था, जिसे देखकर बच्चे चिल्ला रहे थे। अशोक ठाकरे ने इस काले सांप को भगाने की कोशिश की, किंतु इस सांप ने पलटकर अशोक ठाकरे के बाएं पैर के घुटने के नीचे काट दिया। चूंकि अशोक ठाकरे घर में अकेला था, खबर मिलते उनकी पत्नी बच्चे भी पहुंचे और परिजनों ने अशोक ठाकरे को झाड़ फूंक के इलाज करवाते रहे, किंतु अशोक ठाकरे ठीक नहीं हुआ। सांप के काटने को 7-8 घंटे बीत चुके थे। ठीक नहीं होने पर अशोक ठाकरे को बैयर अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया, जहां रात्रि 8 बजे करीब अशोक ठाकरे की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में ललित मेश्राम वन रक्षक ने बताया कि सूचना मिली थी कि शेरपार में अशोक ठाकरे को अजगर सांप ने काटा है और उसकी मृत्यु हो गई है और उसे बैयर हॉस्पिटल ले गए। जब मैं हॉस्पिटल गया और मृत शरीर को देखकर समझा कि जरूर उसे रसेल वाइपर ने काटा है और इस तरह के हाईली वेनोमस स्नेक को अकेले हैंडल नहीं करना चाहिए। ये सोचकर मैंने अपने साथी सचिन पद्मे के साथ मौके पर पहुंचा। निश्चित ही बहुत बड़ी दुखद घटना हुई, फिर भी ग्रामीणों ने सर्प को सुरक्षित रखा। फिर हमारे द्वारा सुरक्षित जंगल में उसे रेस्क्यू कर दिया गया है। मुझे फ़ोन आया था आज सुबह 9 बजे कि शेरपार जो गांव है बैयर तहसील के पास पड़ता है, वहाँ पे एक स्नेक बाइट हुआ है और अजगर जैसे सांप दिख रहा था, वो बोलते हैं। और अजगर समझ के जो सामने वाला व्यक्ति जिसको स्नेक ने बाइट किया है उसने भी अजगर समझ के नज़रअंदाज कर दिया था, ऐसा पता चला हम लोगों को। तो इस सांप को इन्होंने उस गड्ढे पे जहाँ घुसा हुआ था दोनों तरफ से पैक कर दिए थे और ये सांप कल से यथावत जैसा का तैसा था। कल लगभग 11 बजे करीबन स्नेक बाइट हुआ था अशोक ठाकरे जी को और उन्होंने नज़रअंदाज किया अजगर समझ के और
हॉस्पिटल जाने में देरी कर दिए, और शायद हमारे पास फ़ोन भी आता तो हम भी बहुत कोशिश कर सकते थे बचाने की, और निश्चित तौर पे एंटीवेनम अवेलेबल है बैयर पे, तो निश्चित तौर पे उनकी जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि रसेल्स वाइपर काटने पर 2.5-3 घंटा में तो डेथ होना लाजमी है, लेकिन वो फिर भी 8 घंटा सर्वाइव कर लिया, यानी 11 बजे से वो 7 बजे तक की ज़िंदा था। और मुझे आज सुबह पता चला, तो यदि कल ही पता चलता तो हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहती उसको बचाने की, और निश्चित तौर पे हम उसकी जान बचा भी सकते थे। और आज हम लोग गए और आज ही रेस्क्यू किए हैं सांप का, और आपने अभी देखा भी कि हमने सांप को रिलीज़ कर दिया है, और ये भारत का सबसे ख़तरनाक सांप में है। इसमें हेमोटॉक्सिक वेनम होता है, रसेल्स वाइपर, आपको बता दें इसका नाम रसेल्स वाइपर है, और इधर लोकल लैंग्वेज में जदर्रा के नाम से जाना जाता है। वन विकास निगम लामता परिक्षेत्र के अंतर्गत मोहगांव कक्ष क्रमांक 1170 में विद्युत करंट से 2 मादा सांबर का शिकार किया गया। वन विभाग की टीम ने इन वन्य प्राणी का शिकार करने के आरोप में एक आरोपी सुप्राम पिता पूरनलाल दमाही 40 वर्ष ग्राम गुड्डू निवासी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। एक आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। लामता वन विकास निगम के परियोजना अधिकारी विजय कुमरे ने जानकारी में बताया कि 14 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहगांव कक्ष क्रमांक 1170 में शिकारियों के द्वारा विद्युत करंट लगाकर वन्य प्राणी सांबर का शिकार किया गया है। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और संभागीय प्रबंधक प्रतिभा अहिरवार और उप संभागीय प्रबंधक सुरेंद्र शेंडे के मार्गदर्शन में पेंच नेशनल पार्क की डॉग स्क्वाड व बालाघाट की डॉग स्क्वाड की मदद से जांच प्रारंभ की गई, तो 2 मादा सांबर का शव पाया गया, जिसमें से एक सांबर का गला से सर से गायब था और एक सांबर का मृत पाया गया था, जहां उनके शव का दाह संस्कार कर दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि संयुक्त डॉग स्क्वाड की टीम की सहायता से अपराधी के घर पहुंचे, जहां से करंट में उपयोग किए गए जीआई तार के बंडल मिल गए। वहीं एक आरोपी सुप्राम पिता पूरनलाल दमाहे उम्र 50 वर्ष ग्राम गुडूर निवासी को पकड़ा गया है, जहां पूछताछ में आरोपी ने एक अन्य अपने साथी का नाम भी बताया है। वहीं आरोपी सुप्राम को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं इस शिकार में मामले में एक आरोपी विजय बघेल ग्राम बसेगांव निवासी अभी भी फरार है, जिसकी विभाग के द्वारा जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम आलेझरी की शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक ने एक छात्र को बेदम पिटाई कर दी, जिसे उचित उपचार के लिए शासकीय सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल आलेझरी की कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर का नियमित छात्र गुणेंद्र पिता मोतीलाल चौधरी उम्र 18 वर्ष निवासी जागपुर का रहने वाला है, जो प्रतिदिन की तरह 17 जनवरी को भी विद्यालय आया हुआ था। शाम करीब 4 बजे आक्रोश में उसने अकेले में अपने मित्र के साथ कुछ चर्चा के दौरान कुछ अपशब्द बोलने दिए, जिसे सुनकर शिक्षक सुनील रंगारे ने छात्र गुणेश को स्टाफ रूम में बुलाया और आक्रोश में आग बबूला होते हुए उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी, जिससे छात्र बेहोश हो गया। उसके बाद भी शिक्षक उसे मारता रहा। इस दौरान उपस्थित स्टाफ व छात्र छात्राओं ने किसी प्रकार का बीच बचाव नहीं किया, न ही बेहोश विद्यार्थियों को उठाया, जिसे उसके मित्रों के द्वारा उठाकर घर में लाया गया। जिसके बाद इस घटना की जानकारी लगते ही पूरे ग्राम में माहौल गर्म हो गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ लग गई, जिसे देखकर शिक्षक मौके से फरार हो गया, जिस पर छात्र व उसके अभिभावक सहित सहपाठी वारासोनी थाना पहुंचे और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने की अपील करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस के द्वारा मुलाहिजा के लिए छात्र को सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। इस घटना में देखने आया कि छात्र के शरीर पर विभिन्न हिस्सों में चोटें आई है और वहां चल भी नहीं पा रहा था। सर मेरे मुंह से गाली निकल गई थी, मैंने गाली किसी को नहीं दिया था। सर ने गाली सुने, सर ने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया, पूछे सर ने कि गाली क्यों दिया, तो सर ने मेरे साथ और 2 लड़के थे साथ में, उनको भी बुलाए, सबसे पूछे गाली किसने दिया, तो सर मैंने बोला मैंने गाली दिया हूँ। क्यों दिया बोले, तो सर मतलब गुस्से में मेरे से निकल गई, सॉरी बोला। मुझे बोल रहे थे सर दादा बन रहा है क्या, छड़ी रखे सर, दूसरी छड़ी पकड़ के मुझे मारे सर, बेहोश होते तक मारे। उसके बाद सर मैं उठ नहीं पा रहा था। कौन मास्टर है? सर सुनील रंगार। तो फिर अपने कोई ने रोका नहीं क्या बीच में? नो सर, सब बैठ के तमाशे देख रहे थे वहाँ। आप कौन से स्कूल और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल आलेझरी। कौन सी कक्षा में? क्लास 12। क्या सब्जेक्ट है? एग्रीकल्चर। सिर्फ गाली देने के लिए आपको इतना मारे हैं? जी सर, बहुत मारे। तो कोई ने बीच बचाव नहीं किया क्या? नहीं सर, कोई सर मैडम नहीं आए, पूरे क्लास के लड़के लोग दौड़ते आए थे बस। सर ये हमारे क्लास के सर स्टूडेंट है सर गुणेंद्र चौधरी सर। सर इनको सर रंगारे सुनील रंगारे टीचर है सर, वो सर उन्होंने मारा सर इन्हें सर, तो ये बेहोश हो गए थे सर। तो इन्हें सर कोई शिक्षक ने उठाया नहीं सर। फिर हम 4-5 लड़के थे सर, फिर पूरे लोग दौड़े सर और फिर सर क्लास में ले गए सर। फिर मालिश वालिश करे सर क्लास में सर।
और एक सर भगत सर थे सर, उनके साथ मालिश वाली करी, फिर होश में आया सर। ये इसको मारे कहाँ थे? स्टाफ रूम में सर। स्टाफ रूम में ही पड़ा था ये? यस सर। फिर 3-4 लड़के गए सर, और फिर उठा के लाए सर, फिर क्लासरूम में सर। और फिर यहाँ पे लेके आए हैं? नहीं, घर लेके आए पहले। रूपजर थाना के अंतर्गत ग्राम ओगुआ वार्ड नंबर 9 में एक 19 वर्षीय युवक ने अपने घर में पंखे में साड़ी का पल्लू का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ओगुआ पुलिस ने मृतक युवक ललक पिता वीरेंद्र रिनायत 19 वर्ष की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। 17 जनवरी को 1 बजे करीब ललक क्रिकेट खेलकर ग्राउंड से घर आया था। 2 बजे करीब ललक की मां ने ललक को घर के अंदर पंखे में लटका हुआ देखा। ललक ने पंखे में साड़ी का एक छोर बांधकर फांसी लगा ली थी और उसकी मौत हो गई थी। खबर मिलते ही परिवार के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और ललक को उतार कर उकवा के अस्पताल ले गए, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। सहायक उप निरीक्षक नेहरू ने मृतक ललक की लाश को पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। इस युवक ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्री मांगों को लेकर पिछले 1 दिसंबर से जिला पंचायत कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने बैठे दिव्यांगजनों को प्रशासनिक अधिकारियों ने 8 जनवरी को लिखित में आश्वासन देकर उनका धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया था, लेकिन अब तक प्रशासनिक अधिकारियों ने दिव्यांगजनों की इन मांगों को पूरा नहीं किया है। जिन्होंने आश्वासन पूरा न होने पर आक्रोश जताते हुए पुनः अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है, जहां उन्होंने दिव्यांगजनों को गुमराह कर झूठा आश्वासन देने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। प्रगतिशील दिव्यांग कल्याण सेवा समिति के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में संगठन ने प्रशासनिक अधिकारियों को 25 जनवरी तक पूर्व में दिए गए आश्वासन को पूरा करने की मोहलत दी है, जहां उन्होंने 25 जनवरी तक आश्वासन पूरा नहीं होने पर 26 जनवरी से पुनः अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किए जाने की चेतावनी दी है। हम लोगों को 1 दिसंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 तक के हम लोग धरने में बैठे थे। तब हमको ये 10 मांगों के ऊपर लिखित में दिया गया था लेटर, जिसको लेके कोई भी कार्यालय में यदि जाते हैं तो वहाँ साफ बोला जाता है कि कलेक्टर साहब का कोई आदेश नहीं है। इस प्रकार से ये भ्रमित करके झूठा आश्वासन ही प्रशासन के लोग देने लगे हैं। क्या मांगे थी आपकी, क्या चाहते हैं आप सरकार? हमारी जो मांगे थी 7 मांगे बिल्कुल स्पष्ट थी कि कलेक्ट्रेट दर में सभी शासकीय कार्यालयों में दिव्यांगजनों को डेली बेसिस में काम चाहिए, ना बल्कि गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। गवर्नमेंट यदि हम पे योग्यता होगी तो हम खुद ही ले लेंगे। नगर की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, उसके साथ ही उसके उपयोग के लिए पानी की आवश्यकता भी बढ़ने लगी। वर्तमान समय में नगर पालिका के पास 2 जल आवर्धन योजना है। बावजूद इसके कि नगर पालिका सभी 33 वार्डों में 24 घंटे भरपूर पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो वहीं कई क्षेत्रों में शुद्ध पानी की आपूर्ति के लिए लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कहे तो ठंड के इस समय में भी नागरिकों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं आगामी माह से गर्मी की शुरुआत होनी है, जिसे देखते हुए अब तक वैनगंगा नदी के छोटे पुल में राहत का डैम बन जाना था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। वहीं आगामी माह फरवरी से गर्मी की शुरुआत होनी है, जिससे पानी की डिमांड और अधिक बढ़ जाएगी, जिसको लेकर नगर पालिका की कोई तैयारी समझ में नहीं आ रही है। प्रतिवर्ष इसी माह में वैनगंगा नदी के छोटे पुल पानी संचय करने के लिए प्लेट लगाकर पुल बंधन का कार्य किया जाता था, जो अब तक शुरू नहीं हो पाया है। जहां पुल खुला होने के चलते वहां से लगातार पानी आगे बढ़ रहा है। यदि इस कार्य में और देरी की गई और जल्द ही बहते पानी को संचय करने का कार्य शुरू नहीं किया गया तो नगरपालिका को भीषण गर्मी में जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपको बताएं कि वर्ष 2017 में पड़ी भीषण गर्मी में नगर में भारी जल संकट गहरा गया था और पेयजल की पूर्ति के लिए नगरपालिका को काफ़ी जतन करना पड़ा था। उस समय की गई भूल का नगरपालिका ने अब तक सबक नहीं लिया है और वैनगंगा नदी से लगातार पानी बहने दिया जा रहा है। नगरपालिका को चाहिए कि जल्द से जल्द वैनगंगा नदी के छोटे पुल पर चैनल गेट लगाकर अभी से पानी का संचय करे, ताकि आगामी गर्मी में नगरवासियों को पानी के लिए जद्दोजहद न उठानी पड़े। नगर में अवैध वसूली के चलते भटेरा चौकी में शराब पीने 700 रुपए नहीं देने पर 3 लोगों ने एक अतिथि शिक्षक सहित 2 युवकों को लाठी हाथ बुक्कों से मारपीट कर घायल कर दिया। अवैध वसूली की यह घटना 16 जनवरी की शाम करीब 7 बजे हुई। तीनों शख्स द्वारा की गई मारपीट में घायल युवक
सूर्यकांत नगपुरे उम्र 28 वर्ष और तरुण बिसेन ने कोतवाली पहुंचकर घटना की रिपोर्ट की। वहीं कोतवाली पुलिस ने दोनों युवकों का इलाज जिला अस्पताल में करवाकर उनके द्वारा की गई रिपोर्ट पर छोटू गोंड, गोलू परते और पवन तीनों भटेरा चौकी निवासी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूर्यकांत नगपुरे मूल रूप से वार्ड नंबर 10 ग्राम जाम थाना लालबरा निवासी है, जो हाई स्कूल समनापुर में अतिथि शिक्षक के पद पर पदस्थ है और वह भटेरा बालाघाट नगर भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 में माधवलाल बरैया के मकान में किराए से रहते हैं। वहीं पर ही तरुण बिसेन भी किराए से रहते हैं। बताया गया है कि 16 जनवरी की शाम करीब 7 बजे सूर्यकांत नगपुरे बस स्टैंड बालाघाट से अपनी स्कूटी में अपने किराए के रूम में पहुंचा। तभी वहां पर छोटू गोंड, गोलू परते और पवन रूम के सामने सूर्यकांत से मिले और तीनों शराब पीने के लिए सूर्यकांत 700 रुपए की मांग करने लगे। सूर्यकांत ने रुपये देने से मना किया, जिसके बाद तीनों सूर्यकांत नगपुरे को अश्लील गालियां देकर लाठी ईंट से मारपीट करने लगे। सूर्यकांत नगपुरे की आवाज सुनकर तरुण बिसेन आया, जो बीच बचाव करने लगा था, तो उससे भी तीनों ने अश्लील गालियां देकर मारपीट किए। तब सूर्यकांत नगपुरे और तरुण बिसेन वहां से बचकर भागे, जिन्हें छोटू गोंड, गोलू परते और पवन ने रुपये नहीं देने से जान से मारने की धमकी दे दी। जिसके बाद सूर्यकांत नगपुरे तरुण बिसेन के साथ रिपोर्ट करने के लिए कोतवाली पहुंचे। कोतवाली पुलिस ने दोनों युवक का जिला अस्पताल में उपचार करवाकर उनके द्वारा की गई रिपोर्ट पर छोटू गोंड, गोलू परते और पवन तीनों भटेरा चौकी निवासी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 327, 34 भारतीय दंड विधान की धारा के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। घटना के बाद से तीनों फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। नगर के वैनगंगा नदी जागपुर घाट में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब घाट पर पहुंचे कुछ लोगों ने वहां एक श्वान को नवजात शिशु का शव मुंह में दबाकर भागते हुए देखा। जहां स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर श्वान नवजात शिशु को वहीं छोड़कर भाग गया, जिसकी सूचना उन्होंने कोतवाली पुलिस को दी। जहां मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने नवजात बच्चे का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। वहीं इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। जागपुर घाट में जिस नवजात बच्चे का शव पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है, वह बच्चा कुछ घंटों पहले ही जन्मा होगा और किसी ने उस नवजात को नदी में फेंक दिया होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है, जिसकी पुलिस के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरी बाजार निवासी जुगल शर्मा के पिता का एक दिन पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था, जहां मंगलवार को वे खारी उठाने के लिए जागपुर घाट गए हुए थे। जहां अपने परिवार के साथ वाहन से नीचे उतरते ही उन्होंने एक श्वान के मुंह में नवजात बच्चे का शव देखा, जहां श्वान मुंह में शव को दबाकर भाग रहा था, जिस पर उन्होंने उसका पीछा कर शोर मचाया, जिसके चलते वह उस नवजात बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गया, जिसकी सूचना तुरंत कोतवाली पुलिस को दी गई। इवेंट मिला है कि एक नवजात शिशु मिला है वैनगंगा जागपुर घाट में, उसमें ड्यूटी में आए हैं। तो इसमें तो नवजात शिशु है, ये रात ही में डाला होगा। अब इसमें देखना होगा कि वो हॉस्पिटल वाले भी डाल देते हैं मृत बच्चे को इधर। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी वो थाना प्रभारी को अवगत कराया गया। लोग आए तो नदी किनारे पहुंचने लगे तो किनारे में गाड़ी से उतरे थे, कुत्ता गर्दन पकड़कर बच्चे को लेके भाग रहा था। तो उसे हम लोगों ने दौड़ते हुए काफ़ी दूर तक दौड़े, उसके बाद में बच्चे ने छोड़ा और देखे तो वो बच्चा जीवित अवस्था में था कि मृत अवस्था में था? छोड़ा तो जीवित अवस्था में गया था। उसको देखने पर ऐसा लगता है जिस प्रकार से वो बच्चे ने लैट्रिन किया है, और देख के भी ऐसा बिल्कुल महसूस होता है कि 4-5 बजे करीब इसका जन्म हुआ होगा। मुश्किल से 2-3 घंटे पहले का जन्म है। लड़का है कि लड़की है, सब कुछ समझ में आ रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा, पलटा के देखने पड़ेगा। क्या लग रहा है, क्या कुत्तों की वजह से? नहीं, किसी ने फेंका है, सवाल नहीं। अगर कोई बच्चे की अगर दफनाया गया होता, कुछ किया होता तो समझ में आता। वो सीधे किसी ने फेंका है और वो कुत्ता उठा के उसको भाग रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गरीबों और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही श्रमिक कार्ड, संबल कार्ड योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे गरीब वर्ग के लोग काफी परेशान हैं। जहां घर के मुखिया की मृत्यु होने पर हितग्राही योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अंत्योष्टि सहायता और अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्य दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं,
बताया जा रहा है कि परिवार के किसी भी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर शासन द्वारा उस व्यक्ति के सदस्यों को आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का नियम बनाया गया है, जहां आर्थिक सहायता योजना के तहत उस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देकर उसकी मदद किए जाने के दावे शासन प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन आकस्मिक मृत्यु होने के ऐसे कई मामले हैं जिनकी सहायता राशि अब तक पीड़ित परिवार को नहीं मिल पाई है और वह इस समय राशि पाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, जिसका एक नज़ारा कलेक्टर कार्यालय में देखने को मिला, जहां कई माह बीत जाने के बाद भी अंत्योष्टि और अनुग्रह सहायता राशि अब तक हितग्राही के खाते में नहीं भेजी गई है, जिससे नाराज कटंगी उमरी से आए मृतक के परिजन ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। सर मैं ये मामले को लेकर आया था। पापा की डेथ हो चुकी है, उनका संबल कार्ड था तो 2 लाख रुपए लाभ मिलता है कार्ड से। तो सर वो कार्ड मतलब अभी तक उसका हमको लाभ नहीं मिला है। 8 महीने हो चुके हैं। सीओ सर के पास गए थे तो उनने भी हमारा आवेदन लेने से इनकार कर दिया है। तो हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए हैं अभी, तो यहाँ अपना आवेदन दे दिए हैं। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में लापरवाही बरतने के कारण कटंगी के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज दुबे व खैलांजी के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खिलेंद्र पाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनकी एक वेतन वृद्धि असंचय प्रभाव से रोक दी जाए। दोनों बीएमओ को 2 दिनों के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अभिमत सहित समक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कटंगी एवं खैलांजी विकासखंड में अनमोल पोर्टल पर लक्ष्य से बहुत कम प्रविष्टि की गई, जिसके कारण कटंगी और खैलांजी के बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में लापरवाही बरतने के कारण 5 बीपीएम सहित 8 शासकीय सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनकी संविदा सेवा समाप्त करने के लिए प्रस्ताव मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश भोपाल को भेजा जाए। इन शासकीय सेवकों को 2 दिनों के भीतर खंड चिकित्सा अधिकारी के अभिमत सहित समक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। जिन शासकीय सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनमें लामता के बीपीएम मनीष एडे, किरणापुर के बीपीएम नितिन मेंढेकर, बैयर की बीपीएम अर्चना वासनिक, परसवाड़ा के बीपीएम अनिल कुकड़े, कटंगी के बीपीएम जवाहरलाल बिसेन, कटंगी के बीसीएम वानिस गेडाम, बालाघाट के डाटा एंट्री ऑपरेटर अनूप देशमुख व डीपी खरोले शामिल है। वाराणसी के शासकीय शंकरराव पटेल महाविद्यालय में अध्ययनरत एलएलबी फाइनल वर्ष के छात्र छात्राओं ने परीक्षा परिणाम खराब आने व महाविद्यालय के द्वारा सीसीई में फेल किए जाने को लेकर 17 जनवरी को अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन कर विविध संकाय के एचओडी को हटाने व जन भागीदारी अध्यापिका को कार्यमुक्त कर नई भर्ती करने की मांग की, ताकि उनके अध्यापन कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न आए। छात्र छात्राएं काफी आक्रोश में दिखाई दिए, जिन्हें अनुविभागीय अधिकारी राजेश्वर केसी बोपचे, जन भागीदारी के समिति अध्यक्ष प्रफुल्ल बिसेन व समिति के सदस्यों ने समझाइश देकर उनकी मांगों को मानने की बात कही, जिसके बाद एलएलबी छात्र छात्राओं का आक्रोश शांत हुआ। इस दौरान पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विक्की पटेल, भाजपा नेता शैलेंद्र सेठी, जिला पंचायत सदस्य लोमहर्ष बिसेन ने भी मौके पर पहुंचकर छात्रों की मांगों को जायज ठहराते हुए उनका समर्थन किया। एमएलबी के छात्रों ने धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी थी, जिससे अन्य संकाय के छात्र छात्राएं मैदान में ही घूमते दिखाई दिए। प्रातः 9 बजे से प्रारंभ यह धरना प्रदर्शन आंदोलन दोपहर 1:30 बजे समाप्त हुआ। आंदोलन समाप्ति के पूर्व छात्रों ने एक विज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को सौंपा है। एलएलबी के छात्रों द्वारा लगातार पहले विज्ञापन के माध्यम से मुझे विषय अवगत कराया गया था, जिसमें मंडाले सर के द्वारा जो कृत्य किए जा रहे थे, जो उसके विभाग प्रमुख थे, तो उसमें उस व्यवस्था से उनको बदला गया था। लेकिन आज फिर ला के विद्यार्थियों द्वारा कल रिजल्ट आने के बाद में शिकायत मिली कि भाई उनके साथ अंक में भी भेदभाव किया गया है और कई ऐसे उनके कारण थे जो लगातार आ रहे थे। तो महाविद्यालय की एक सुव्यवस्था को देखते हुए छात्रों की मांग के आधार पे जनभागीदारी समिति ने उन्हें उस व्यवस्था से हटाया है
और जनभागीदारी समिति छात्र हित में जो अच्छा हो सकती है उस पर कल हमारी काफ़ी लंबी एक मैराथन बैठक भी हुई है, जिसमें लगातार छात्र हित में निर्णय लिए गए हैं। आज हमने आंदोलन किए थे, जो लगातार हमारी 3 साल की लड़ाई थी कि महाविद्यालय में बुकें उपलब्ध नहीं है पढ़ाने के लिए, और महाविद्यालय में एक परिवारवाद चल रहा था। जो विभाग अध्यक्ष जो हमारे हेमंत मंडाले और उनकी मिसेस जनभागीदारी से शिक्षिका थी लॉ संकाय की, तो हमारी जो 3 साल की मेहनत है आज रंग लाई। जनभागीदारी अध्यक्ष माननीय प्रफुल्ल बिसेन जी द्वारा आज निर्णय लिया गया हमारे आंदोलन को देखते हुए कि तत्काल प्रभाव से विभाग अध्यक्ष हेमंत मंडाले को भी निष्कासित कर दिया गया है। आंदोलन की समस्या ऐसी थी भाई साहब कि हम लोग काफ़ी 4 साल से स्टूडेंट है, और स्टूडेंट होने के बावजूद भी हमारे कॉलेज प्रशासन के प्रोफेसर्स हो गए, ठीक है, उसके बाद में डिपार्टमेंट पूरा हो गया। ये डिपार्टमेंट ना हमारे साथ जिस प्रकार से बिहेवियर करना चाहिए एक छात्र और एक स्टूडेंट का होता है उस प्रकार से नहीं कर रहा था। इतना एक आक्रोश माहौल तैयार हो गया कॉलेज में कि आज हमको लॉ के स्टूडेंट को सीसी जैसे मेन मुख्य उद्देश्य होता है, बच्चों का एक पास होने का आधार होता है, उस आधार को छोड़ करके इन लोगों ने पूरे के पूरे स्टूडेंट के साथ में 7 नंबर 8 नंबर इस प्रकार का दुष्प्रभाव किया।